नमस्कार साथियों, समसामयिक मुद्दों से जुड़े हुए 10 प्रश्नों की श्रृंखला के साथ मैं अमित आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं। देखते हैं कि आज हमारे पास समसामयिक मुद्दों से जुड़े हुए वो 10 प्रश्न कौन से हैं और साथ ही जानेंगे उनका व्याख्यात्मक रूप में हल। तो चलिए शुरू करते हैं सेगमेंट को और देखते हैं कि हमारे पास आज पहला प्रश्न कौन सा है। तो पहला प्रश्न है, अभी हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर को अद्यतन करने के लिए कितनी धनराशि को मंजूरी प्रदान की है। हमारे पास ऑप्शन क्या है, यहां पर हमारे पास ऑप्शन है 3,941 करोड़, 3,840 करोड़, 8,754 करोड़ और इनमें से कोई नहीं। तो जो इसका सही उत्तर होगा कि वो है 3,941 करोड़ रुपए। चलिए बढ़ते हैं आगे और जानते हैं इससे जुड़ी हुई कुछ प्रमुख बातें। तो केंद्रीय मंत्रिमंडल ने राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर को अद्यतन करने के लिए, जैसे कि मैंने बताया, 3,941 करोड़ रुपए का बजट सैंक्शन किया है। नागरिकता कानून 1955 तथा नागरिकता नियम 2003 के तहत राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर पहली बार 2010 में तैयार किया गया था। आधार से जोड़ने के बाद इसे 2015 में अद्यतन किया गया था। पहले चरण में अप्रैल सितंबर 2020 तक प्रत्येक घर और उसमें रहने वाले व्यक्तियों की सूची बनाई जाएगी। फिर क्या किया जाएगा, असम को छोड़कर देश के अन्य हिस्सों में एनपीआर रजिस्टर के अद्यतन का काम इसके साथ किया जाएगा। जनगणना प्रक्रिया की अगर हम बात करें तो इसके लिए यहां पर जो बजट है वो है 8,754.23 करोड़ रुपए का धनराशि इसको मंजूर की गई है। इसके लिए भारत की जनसंख्या गणना की प्रक्रिया दुनिया की, जैसा कि सबको पता है, सबसे बड़ी जनगणना प्रक्रिया है। देश में जनगणना का काम हर 10 साल के बाद होता है। ऐसे में अगली जो जनगणना होगी हमारी वो होगी 2021 में ये होगी। हर 10 साल बाद जनगणना का काम जो है वो 1872 से किया जा रहा है। दूसरे चरण में जो होगी इसकी जनगणना वो 9 फरवरी से लेकर 28 फरवरी 2021 तक पूरी की जाएगी। जनगणना 2021 की अगर हम बात करें तो यह देश की 16वीं और आजाद भारत के बाद की बात करें तो 8वीं जनगणना होगी। पढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। देखते हैं दूसरा प्रश्न, अभी हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने अटल भूजल योजना को मंजूरी प्रदान की है, जिसमें कितने राज्यों में भूजल प्रबंधन में सुधार लाने का लक्ष्य है। बढ़ते हैं ऑप्शन की तरफ। तो ऑप्शन हमारे पास यहां पर हैं 5, 7, 10 और 12। तो यहां पर जो है वो 7 राज्यों में यह प्रबंधन सुधार लाएगा। बढ़ते हैं आगे और जानते हैं इससे जुड़ी हुई प्रमुख बातों को। तो केंद्रीय मंत्रिमंडल ने अटल भूजल योजना के तहत 7 राज्यों को भूजल प्रबंधन के लिए सुधार के लिए मंजूरी प्रदान की है। इस योजना का कुल व्यय की अगर हम बात करें तो यह होगा 6,000 करोड़ रुपए। ठीक, यह 5 वर्षों की अवधि में सत्र 2020 से 21 और 24 से 25 में लागू की जाएगी। इस योजना का उद्देश्य जो है वो 7 राज्य, जैसा कि आपने इस प्रश्न में अभी देखा कि 7 राज्यों में इसको मंजूरी हुई है। तो कौन कौन से वो राज्य होंगे, तो पहला होगा गुजरात, हरियाणा, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र। साथ ही राजस्थान और उत्तर प्रदेश में प्राथमिकता के पहचान के आधार पर कि कहां पर इसकी ज्यादा जरूरत है, उसके आधार पर इन क्षेत्रों में समुदाय भागीदारी के माध्यम से भूजल प्रबंधन में सुधार लाया जाएगा। इस योजना के 2 प्रमुख घटक हैं। एक तो है संस्थागत मजबूती और क्षमता निर्माण घटक और प्रोत्साहन घटक। तो यहां पर 2 इसके घटक हैं, जहां पर एक तो हमने बताया संस्थागत मजबूती और क्षमता निर्माण घटक एवं प्रोत्साहन घटक। ये 2 घटक हैं इसके जो मेन हैं। पढ़ते हैं आगे और देखते हैं अपना तीसरा प्रश्न। हाल ही में प्रधानमंत्री
नरेंद्र मोदी द्वारा रोहतांग दर्रे के नीचे सुरंग का नाम पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर रखा है। यह सुरंग मनाली के साथ लेह लद्दाख और किसे जोड़ती है? यहां पर ऑप्शन है हमारे पास पंजाब, जम्मू कश्मीर, चंडीगढ़ और इनमें से कोई नहीं। तो यह जोड़ती है जम्मू कश्मीर को। पढ़ते हैं आगे और देखते हैं इससे जुड़ी हुई कुछ बातें। तो जैसा कि बताया, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा रोहतांग दर्रे के नीचे सुरंग का जो पूर्व प्रधानमंत्री थे हमारे, उनके नाम पर, अटल बिहारी के नाम पे इसका नाम रखा गया है। यह सुरंग मनाली के साथ लेह लद्दाख और जम्मू कश्मीर को जोड़ती है। यह अटल सुरंग के नाम से अब जानी जाएगी। रोहतांग दर्रे के नीचे एक रणनीतिक सुरंग जो बनाई गई है, इसका जो आधार था, ऐतिहासिक निर्णय जो लिया गया था, वो पूर्व प्रधानमंत्री हमारे जो थे अटल बिहारी वाजपेयी, उनके द्वारा लिया गया था। 8.8 किलोमीटर की इसकी लंबाई है। अगर इसकी लंबाई की बात करें, 8.8 किलोमीटर यह लंबी है सुरंग, और समुद्र तल से 3000 मीटर ऊपर है, ऊंचाई पर है, और विश्व की सबसे लंबी सुरंग यह है। तो बढ़ते हैं अपने चौथे प्रश्न की तरफ और देखते हैं चौथा प्रश्न। हाल ही में किस राज्य में देश की पहली ट्रांसजेंडर यूनिवर्सिटी की स्थापना की जाएगी? तो यहां पर हमारे पास ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, बिहार, तमिलनाडु और मध्य प्रदेश। तो जो इसका सही उत्तर होगा वो होगा उत्तर प्रदेश। बढ़ते हैं आगे और जानते हैं इससे जुड़ी हुई कुछ प्रमुख बातों को। तो उत्तर प्रदेश में पहली ट्रांसजेंडर यूनिवर्सिटी की स्थापना की जाएगी। यूनिवर्सिटी की स्थापना उत्तर प्रदेश के कहां होगी? कुशीनगर जिले के फाजिल नगर खंड में। कहां होगी? फाजिल नगर खंड में। फाजिल नगर खंड, और कहां? कुशीनगर में। इस विश्वविद्यालय का निर्माण अखिल भारतीय किन्नर शिक्षा सेवा ट्रस्ट द्वारा किया जा रहा है। इस विश्वविद्यालय की खास बात होगी कि कक्षा 1 से लेकर यहां पर और ग्रेजुएट तथा पोस्ट ग्रेजुएट के साथ पीएचडी तक की डिग्री हासिल की जा सकेगी। फरवरी-मार्च 2020 से इसकी कक्षाएं शुरू हो जाएंगी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ और देखते हैं अपना पांचवा प्रश्न। हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा लॉन्च किए गए सुशासन सूचकांक में किस राज्य को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है? हमारे पास ऑप्शन है तमिलनाडु, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश और इनमें से कोई नहीं। तो यहां पर जो इसका सही उत्तर है वह है तमिलनाडु। बढ़ते हैं आगे और जानते हैं इससे जुड़ी हुई कुछ बातों को। तो केंद्र सरकार द्वारा लॉन्च किए गए सुशासन सूचकांक में तमिलनाडु राज्य ने प्रथम स्थान प्राप्त किया है। इस सूचकांक में राज्य व केंद्र शासित प्रदेशों को 3 समूहों में बांटा गया है। वो समूह कौन से हैं आइए जानते हैं। तो वो समूह हैं बड़े राज्य, उत्तर पूर्व तथा पहाड़ी राज्य तथा केंद्र शासित प्रदेश। ये हमारे 3 प्रकार हैं, 3 समूह हैं। तमिलनाडु के बाद महाराष्ट्र, कर्नाटक, छत्तीसगढ़ और आंध्र प्रदेश को स्थान प्राप्त हुआ है। वहीं ओडिशा, बिहार, गोवा और उत्तर प्रदेश का जो प्रदर्शन रहा है इस मामले में सबसे ज्यादा खराब रहा है। इस सूची में अंतिम स्थान की अगर हम बात करें किसको मिला है, तो वह मिला है झारखंड को। उत्तर पूर्व तथा पहाड़ी राज्यों की श्रेणी में हिमाचल प्रदेश को पहला स्थान मिला है। हिमाचल के बाद उत्तराखंड, त्रिपुरा, मिजोरम और सिक्किम का स्थान है, जिसमें जम्मू कश्मीर, मणिपुर, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश जो थे वो सबसे खराब प्रदर्शन करने वाले प्रदेशों में शामिल हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ और देखते हैं अपना अगला प्रश्न। छठा प्रश्न है, किस राज्य सरकार ने चीनी मांझे की बिक्री पर प्रतिबंध लगा दिया है? हमारे पास ऑप्शन है राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और इनमें से कोई नहीं। तो यहां पर राजस्थान ने जो है वो चीनी मांझे पर प्रतिबंध लगा दिया है। बढ़ते हैं आगे और जानते हैं इससे जुड़ी हुई बातें। तो राजस्थान सरकार ने इस पर प्रतिबंध लगाया है। साथ ही क्यों लगाया है? क्योंकि इन मांझों में शीशे का उपयोग किया जाता था, जो इंसानों और पक्षियों के लिए बेहद खतरनाक होता था। तो इसीलिए इसको प्रतिबंधित किया है राजस्थान सरकार ने। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ और 7वां प्रश्न है, हाल ही में दक्षिण भारत में सबसे पुराना संस्कृत शिलालेख कहां खोजा गया है? हमारे पास ऑप्शन है तमिलनाडु, कर्नाटक, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश। हम इसका जो सही उत्तर होगा वह है
आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश में जो है सबसे पुराना संस्कृत शिलालेख खोजा गया है। बढ़ते हैं आगे और जानते हैं इससे जुड़ी हुई कुछ प्रमुख बातों को। तो दक्षिण भारत में सबसे पुराना संस्कृत शिलालेख आंध्र प्रदेश में खोजा गया है। सप्त मात्रक हिंदू धर्म में पूजित 7 देवियों का यह जो है एक समूह है जो अपने संबंधित संघों की ऊर्जा को व्यक्त करते हैं। यह शिलालेख सतवाहन राजा विजय द्वारा 2007 ईस्वी में बनवाया गया। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ और देखते हैं अपना 8वां प्रश्न। हाल ही में गंगा प्रसाद विमल का निधन हो गया, वो किस क्षेत्र से संबंधित थे? हमारे पास ऑप्शन है कला, साहित्य, चित्रकार और इनमें से कोई नहीं। तो वह संबंधित थे साहित्य से। बढ़ते हैं आगे और जानते हैं इनसे जुड़ी हुई कुछ प्रमुख बातों को। तो हिंदी के प्रसिद्ध साहित्यकार थे ये गंगा प्रसाद विमल, जो कि हाल ही में इनका निधन हुआ है श्रीलंका के एक सड़क दुर्घटना में। उनका पहला काव्य की अगर बात करें, उनके पहले काव्य की, तो साल 1967 में विजप्पन नाम से इनका जो पहला जो काव्य संग्रह था वो प्रकाशित हुआ था। बढ़ते हैं आगे और देखते हैं अपने नवें प्रश्न को। हाल ही में सुशासन दिवस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की मूर्ति का अनावरण कहां किया गया? हमारे पास ऑप्शन है कानपुर, लखनऊ, दिल्ली, ग्वालियर। तो यहां पर जो इसका सही उत्तर है वह है लखनऊ। लखनऊ में अभी इसका अनावरण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किया गया। आइए जानते हैं इससे जुड़ी हुई कुछ बातों को। तो सुशासन दिवस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की मूर्ति का अनावरण किया गया। वो कहां किया गया? वो लखनऊ में किया गया। इसकी ऊंचाई की अगर हम बात करें कि इसकी ऊंचाई कितनी है, तो ऊंचाई है 25 फीट। बढ़ते हैं अपने 10वें और इस सेगमेंट के अंतिम प्रश्न पर। हाल ही में किसे आर्मी डिजाइन एक्सीलेंस अवार्ड से सम्मानित किया गया है? हमारे पास ऑप्शन है मेजर अमरिंदर दलजीत सिंह, मेजर अनूप मिश्रा और इनमें से कोई नहीं। तो यहां पर जो इसका सही उत्तर है वो है मेजर अनूप मिश्रा। इन्हीं को आर्मी डिजाइन एक्सीलेंस अवार्ड से सम्मानित किया गया है। बढ़ते हैं आगे और जानते हैं इनसे जुड़ी हुई कुछ प्रमुख बातों को। तो मेजर अनूप मिश्रा को आर्मी डिजाइन एक्सीलेंस अवार्ड से सम्मानित किया गया है। उन्हें यह सम्मान जो है क्यों मिला है, तो आइए इसके बारे में जानते हैं। तो उन्हें यह सम्मान मिला है सर्वत्र कवच के विकास के लिए। अब ये सर्वत्र कवच क्या है? तो सर्वत्र कवच एक स्वदेशी रूप से निर्मित बुलेट प्रूफ जैकेट है। 23 दिसंबर 2019 को नई दिल्ली में मानेकशॉ सेंटर में आर्मी टेक्नोलॉजी सेमिनार में यह पुरस्कार प्रदान किए गए। इसकी थीम की अगर हम बात करें कि क्या है, तो टेक्नोलॉजी फॉर नॉन कनेक्ट वेलफेयर इसकी थीम रखी गई है। टेक्नोलॉजीज फॉर नॉन कनेक्ट वेलफेयर इसकी थीम थी। तो ये थे आज के हमारे 10 प्रश्नों से जुड़े हुए समसामयिक मुद्दों से जुड़े हुए 10 प्रश्न। मिलते हैं कल इसी प्रकार के नए 10 प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।